चलिए आज हम बात करते हैं चीन से जुड़ी एक खबर के बारे में, जो कि चीन की जनसंख्या है, जो गिरावट है जनसंख्या में उसके से संबंधित है। तो चीन को अधिक जो बच्चे हैं वो चाहिए, उसकी आईवीएफ नीति से मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। यानी कि चीन की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आई है और उसे जो जो बच्चे हैं उनकी जो है आवश्यकता जो है वो अधिक है, और उसी के अंतर्गत जो है वो आईवीएफ जो नीति है वो मनचाहे परिणाम नहीं दे पा रही है और अप्रभावी भी साबित हो रही है। जनसंख्या घटने और इनफर्टिलिटी बढ़ने के साथ दाम्पत्य का कहना है कि सीमित बीमा और क्लिनिकों की कमी के कारण अब जो बच्चे हैं वो पैदा करने का आसान नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा है और आईवीएफ जो है वो अप्रभावी क्यों साबित हो रही है और ये क्या होती है। वहीं चीन की जनसंख्या में गिरावट क्यों आ रही है, इस पर हम बात करते हैं। तो चीन की जनसंख्या संकट से जुड़े मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले इनको देखें तो जनसंख्या में गिरावट। चीन की जनसंख्या घट रही है, जो कि देश के जनसांख्यिकीय संकट का एक बड़ा कारण है। इनफर्टिलिटी में वृद्धि की बात करें तो देश में इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से जन्म दर कम हो रही है। सरकारी प्रोत्साहन की बात करें तो चीन सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है और आईवीएफ जैसी प्रजनन तकनीकों को भी बढ़ावा दे रही है। नीति की असमानता की बात करें तो सरकार की आईवीएफ नीति जमीन पर अप्रभावी साबित नहीं हो पा रही है। उच्च लागत की बात करें तो आईवीएफ उपचार बहुत महंगा है, जिसे औसतन आय वाले कई जोड़े वहन नहीं कर सकते। सीमित बीमा की बात करें तो सीमित बीमा जैसे कि स्वास्थ्य बीमा आईवीएफ की लागत का एक छोटा हिस्सा ही कवर करता है, जिससे आर्थिक जो बोझ है वो कम नहीं होता। वहीं क्लिनिकों की कमी के कारण की बात करें तो देश में पर्याप्त संख्या में आईवीएफ क्लिनिक, विशेषज्ञ डॉक्टर और संबंधित जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। लंबी प्रतीक्षा की बात करें तो सुविधाओं की कमी के कारण इलाज के लिए इच्छुक जोड़ों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रभावी समर्थन के अभाव की बात करें तो मौजूदा स्वास्थ्य और प्रजनन नीतियां जोड़ों को जो बच्चे हैं उनको पैदा करने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक समर्थन देने में विफल रही हैं। चीन की जनसंख्या में पिछले एक दशक में आई गिरावट के बारे में देखें तो चीन की जनसंख्या में पिछले एक दशक में लगभग 2014 से 24 तक के कुल मिलाकर गिरावट नहीं देखी गई है, बल्कि मामूली जो वृद्धि हुई है। लेकिन हाल ही के वर्षों में इसमें काफ़ी जो गिरावट है उसका रुझान शुरू हुआ है। जैसे 2024 के अंत में जनसंख्या की बात करें तो चीन की मुख्य भूमि के कुल जनसंख्या 2024 के अंत तक लगभग 1.368 अरब यानी कि 1.368 अरब थी। और 2024 के अंत में जनसंख्या की बात करें तो 2024 के अंत में चीन की कुल जनसंख्या लगभग 1.408 अरब तक पहुंची थी। दशकीय परिवर्तन की बात करें तो इन आंकड़ों के आधार पर 2014 से 24 के दशक में कुल जनसंख्या में लगभग 4 करोड़ यानी 40 मिलियन की वृद्धि देखी गई। गिरावट के वर्तमान रुझान की बात करें तो हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जनसंख्या में गिरावट का दौर बहुत हाल ही में शुरू हुआ है। जैसे 2022 में चीन की आबादी में 60 वर्षों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। 2023 में जनसंख्या में 20 लाख यानी कि 2.8 मिलियन की गिरावट आई। वहीं 2024 में जनसंख्या में 13.9 लाख यानी कि 1.39 मिलियन की जो गिरावट है वो आई है। इस प्रकार पिछले एक दशक की अवधि में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या लगातार घट रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मोड़ है। बात करें चीन में आईवीएफ क्लिनिकों तक असमान पहुंच के बारे में, तो चीन में आईवीएफ क्लिनिकों तक असमान पहुंच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे जुड़े प्रमुख कारण और प्रभाव जैसे कि भौगोलिक वितरण में असमानता।
अधिकांश आईवीएफ क्लिनिक और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े समृद्ध शहरी और पूर्वी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ग्रामीण और कम विकसित पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सुविधाओं की भारी कमी है। लंबी यात्रा और अतिरिक्त बोझ की बात करें तो छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जोड़ों को उपचार के लिए अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा में उन पर वित्तीय और तार्किक बोझ जैसे आवास और परिवहन लागत है वो बढ़ जाता है। वित्तीय बाधाएं और सीमित सीमा की बात करें तो आईवीएफ उपचार महंगा है, लगभग $5,000 से लेकर $20,000 प्रति चक्र तक हो सकती है। हालांकि कुछ शहरों में बीमा कवरेज की योजनाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक और एकीकृत बीमा सहायता की अनुपस्थिति एक बड़ी बाधा है। सुविधाओं की कुल कमी की बात करें तो पूरी चीन में वर्तमान में लगभग 539 आईवीएफ केंद्र हैं। 2025 तक इनकी संख्या 600 से अधिक करने की योजना है। फिर भी प्रति 23 लाख यानी कि 2.3 मिलियन आबादी हर केवल एक क्लिनिक होगा जो कि मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अकेली महिलाओं के लिए अब कानूनी बाधाओं की बात करें तो कुछ प्रांतों में अवैवाहिक महिलाओं को आईवीएफ तक पहुंच की अनुमति देने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन उपचार पारंपरिक रूप से वैवाहिक जोड़ों तक ही सीमित है, जिसमें अकेली महिलाओं के लिए पहुंच और असमानता पैदा होती है। इन कारकों के कारण जो लोग वहन कर सकते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए सेवाएं अधिक उपलब्ध है, जबकि अन्य लोगों के लिए यह मुश्किलें हैं, जिससे प्रजनन उपचार तक पहुंच में महत्वपूर्ण असमानताएं पैदा होती हैं। बात करें आईवीएफ की, ये क्या है तो आईवीएफ जिसका पूरा नाम है इन वेंट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसे आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक या कि असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आर्ट है, जिसका उपयोग इन जोड़ों की मदद के लिए किया जाता है जिन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में कठिनाइयां होती हैं। आईवीएफ से मनचाहा जो परिणाम है उस न मिलना, उसके कारण क्या है तो आईवीएफ से मनचाहा परिणाम न मिलने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जो मुख्य रूप से वित्तीय बाधाएं, पहुंच की कमी और सामाजिक कारणों से जुड़ी हैं। जैसे भारी वित्तीय लागत की बात करें तो आईवीएफ उपचार बहुत महंगा होता है। जैसे भले ही सरकार प्रोत्साहन दे रही हो, लेकिन इलाज का बड़ा हिस्सा अक्सर $5,000 से लेकर $20,000 प्रति चक्र जोड़ों को अपनी जेब से देना पड़ता है। सीमित सीमा कवरेज की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आईवीएफ के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है। कुछ शहरों में स्थानीय स्तर पर बीमा योजनाएं हैं, लेकिन वे पूरी लागत को कवर नहीं करती, जिससे आर्थिक बोझ बना रहता है। क्लिनिकों और विशेषज्ञों की कमी की बात करें तो चीन के विशाल आकार और जनसंख्या की तुलना में आईवीएफ क्लिनिकों की संख्या 539 बहुत कम है। भौगोलिक विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है, जिससे मौजूदा सुविधाओं पर दबाव है। अब बात करें भौगोलिक असमानताओं की तो अधिकांश क्लिनिक बड़े शहरों जैसे बीजिंग और शंघाई में केंद्रित है। ग्रामीण या छोटे शहरों के जोड़ों को उपचार के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जो महंगा और तनावपूर्ण होता है। प्रतीक्षा सूची और समय की कमी की बात करें तो सुविधाओं की कमी के कारण जोड़ों को अक्सर इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे कि प्रजनन की संभावना कम हो सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक अगर दबाव की बात करें तो आज के युवा जोड़े करियर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, और सरकार का प्रोत्साहन भी उनकी जीवन शैली की प्राथमिकताओं और बच्चों के पालन पोषण की उच्च लागत की चिंताओं को दूर नहीं कर पा रहा है। संक्षिप्त में बताएं तो नीति केवल उपचार पर केंद्रित है, न कि उसे व्यावहारिक सस्ता और सुलभ बनाने पर। इसलिए परिणाम मनचाहे मिल रहे हैं। परिणाम मनचाहे मिलने का प्रमुख कारण है जो आईवीएफ तकनीक है उसका महंगा होना और शहरी केंद्रों में केंद्रित होना, न कि ग्रामीण इलाकों में। आईवीएफ नीति के अप्रभाविता के बारे में बात करें तो आईवीएफ नीति अप्रभाविता यानी कि इन सिफिशिएंस से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि मूल जनसांख्यिकीय संगठन, डेमोग्राफिक क्राइसिस। आईवीएफ नीति केवल उन जोड़ों की मदद कर सकती है जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। यह उन लाखों युवा जोड़ों की समस्याओं का समाधान नहीं करती जिन्होंने जानबूझकर बढ़ती आर्थिक लागतों और जीवन शैली की प्राथमिकताओं के कारण
बच्चे जो है उनको न करने का फैसला किया है। अकेली महिलाओं के लिए प्रतिबंध की बात करें तो चीन के मौजूदा कानून पारंपरिक रूप से प्रजनन उपचार को केवल वैवाहिक जोड़ों तक ही सीमित रखते हैं। यह उन अवैवाहिक महिलाओं या अकेली रहने वाली महिलाओं को प्रणाली से बाहर कर देता है जो बच्चे जो है वो पाना चाहती हों या इस नीति का लाभ भी उठाना चाह सकती हों। दवाओं और सहायक जो सेवाएं हैं उनकी लागत की बात करें तो आईवीएफ प्रक्रिया के अलावा आवश्यक जो दवाएं हैं, हार्मोन थेरेपी और संबंधित परामर्श सेवाओं की लागत भी बहुत अधिक है, जो कुल वित्तीय बोझ को बढ़ाती है। उपचार की सफलता दर को भावनात्मक बोझ के बारे में देखें तो आईवीएफ की सफलता पर 100% नहीं होती। कई जोड़ों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए कई चक्रों यानी कि साइकिल से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक असफल चक्र न केवल वित्तीय रूप से बल्कि भावनात्मक व मानसिक रूप से भी भारी पड़ता है। डेटा गोपनीयता और नैतिक चिंताओं की बात करें तो प्रजनन उपचार से संबंधित डेटा गोपनीयता और नैतिक चिंताओं को लेकर भी कुछ लोगों में हिचकिचाहट है। हालांकि यह वित्तीय और पहुंच की समस्याएं जितना बड़ा कारक है। अगर इन्हें संक्षिप्त में देखें तो नीति की खामियां केवल क्लिनिकों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र सामाजिक, आर्थिक और कानूनी ढांचे से हुई है जो लोगों को जो बच्चे हैं उनको करने से रोक रही हैं। अब लास्ट पॉइंट है उसकी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जनसंख्या की तुलना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो जनसंख्या है उसकी तुलना। तो चीन का जो स्थान है जनसंख्या में वो दूसरा है। जैसे 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद से चीन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। विश्व जनसंख्या में अगर हिस्से की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8.2 अरब में चीन का हिस्सा लगभग 17.2% है, यानी दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति चीनी है। भारत से अगर चीन की तुलना की बात करें तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 1.46 अरब, जबकि चीन लगभग 1.42 अरब से लगभग 4 करोड़ अधिक है भारत की जनसंख्या। गिरावट के अगर रुझाव की बात करें तो चीन की जनसंख्या में अब गिरावट आनी शुरू हुई है। 2025 में वार्षिक परिवर्तन पर 0.23% है, जबकि भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। अन्य क्षेत्रों से अगर तुलना करें तो चीन की आबादी अकेले लगभग पूरे यूरोपीय रूस को छोड़कर दक्षिण अमेरिका और कनाडा की कुल आबादी के बराबर है। उम्र दराज आबादी की बात करें तो चीन की औसत आयु जो है वो लगभग 40.1 अरब है, जो भारत की औसतन आयु 28.8 वर्ष से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। शहरीकरण की बात करें तो चीन की लगभग 67.5 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो एक उच्च शहरीकरण दर को दर्शाता है। थैंक यू।